नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और ये भी बताएंगे कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है। अगर आप इस अध्याय को और अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है मानव पूंजी। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। दूसरा है मानव पूंजी निर्माण। मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। ये उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है। जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया गया है, जबकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत विनिर्माण और उद्योग आते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग प्रणाली आदि आते हैं। वो सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं: बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं जिनमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित अन्य वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत स्व उपभोग अथवा खुद के उपयोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। जनसंख्या की गुणवत्ता, अर्थात जनसंख्या का स्वस्थ होना, उसका शिक्षित होना ही उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक हैं साक्षरता दर और व्यक्ति का स्वास्थ्य। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो कि सरकार द्वारा उठाया गया है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मृत्यु दर। मृत्यु दर का अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। शिशु मृत्यु दर का अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर से है। बेरोजगारी वो दशा या वो स्थिति
जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग तैयार होते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। बेरोज़गारी के प्रकार। बेरोज़गारी के दो प्रकार हैं, शहरी बेरोज़गारी और ग्रामीण बेरोज़गारी। शहरी बेरोज़गारी में शिक्षित बेरोज़गारी आती है, जबकि ग्रामीण बेरोज़गारी में मौसमी बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी आती है। इस प्रकार से बेरोज़गारी तीन प्रकार की होती है, शिक्षित बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। अब हम इस अध्याय के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में 1 नंबर के आते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा है 6 से 14 वर्ष, तीसरा है 8 से 13 वर्ष और चौथा है 9 से 16 वर्ष। जैसा कि हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगार कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें पहला विकल्प है वो व्यक्ति जिसके पास डिग्री है परंतु रोजगार नहीं है। दूसरा विकल्प है शहर में रहने वाला निरक्षर बेरोजगार। तीसरा विकल्प है दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शिक्षित बेरोजगार कौन है? शिक्षित कौन होगा? जिसके पास डिग्री होगी लेकिन रोजगार नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है वो व्यक्ति जिसके पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्रक में संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है कृषि और मत्स्य पालन, दूसरा है चरखा चलाना और सूत काटना, तीसरा है कृषि और परिवहन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण और उद्योग आता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि और मत्स्य पालन। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे। इनमें पहला है जापान का खालिस्तान संसाधन में अधिक निवेश है। इसका सही उत्तर है मानव संसाधन। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन जापान के लोगों ने अपनी जनसंख्या को शिक्षित किया, उनको स्वस्थ किया और उनको तकनीकी कौशल के द्वारा विकसित किया और इस तरह से उन्होंने अपने मानव संसाधन पर निवेश किया और आज जापान एक धनी देश है, एक विकसित देश है। अगला खालिस्तान है जनसंख्या की गुणवत्ता खालिस्तान और खालिस्तान कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनसंख्या की गुणवत्ता लोगों के शिक्षित होने, लोगों के स्वस्थ होने पर ही निर्भर करती है। तो इस खालिस्तान में पहले में आएगा साक्षरता दर और दूसरे में आएगा जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? आपको बताया था अभी हमने कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अर्थात प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है।
तो यहाँ पर सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना। अब यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ योजना चलाई गई हैं जिससे कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़े। तो यहाँ पर आपको किसी एक योजना का नाम लिखना है। हम यहाँ पर सेतु पाठ्यक्रम अथवा स्कूल लौटो शिविर लिख सकते हैं। दो में से जो भी आप चाहें वो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों सही हैं। अगला है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, मिड डे मील या दोपहर का भोजन योजना का क्या लक्ष्य है? अगर आप लोग कक्षा 8वीं तक किसी सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे तो आपको दोपहर के समय विद्यालय में दोपहर का भोजन या मिड डे मील मिला होगा। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना और उनके पोषण की स्थिति में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? इसका उत्तर है खुद के उपयोग के लिए अथवा स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करना एक गैर बाजार क्रियाकलाप कहलाता है। अब हम इस अध्याय के उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में 3 और 5 नंबर के आते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। 2 टेबल बनाएंगे, एक तरफ प्राथमिक क्षेत्रक और दूसरी ओर द्वितीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत लिखेंगे, ये क्रियाएं सीधे भूमि और जल से संबंधित हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर आधारित होती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनिज, मत्स्य पालन आदि। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत लिखेंगे, ये क्रियाएं वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी हुई हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होती हैं, जैसे कि कागज बनाना, कपड़ा बनाना आदि। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है? इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जिसके द्वारा वो ज्ञान और कौशल में निपुण हो जाता है। शिक्षा मानव को इस योग्य बनाती है कि वो अच्छी नौकरी या पेशा तथा अच्छी आय प्राप्त कर सके। शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है तथा नई दिशाएं देती है। अगला प्रश्न है, क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक आय सृजन का प्रतीक है। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है और उस अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे, जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो वो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नीति का क्या लक्ष्य है? उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक
इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। अगला प्रश्न, बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के 2 कॉलम होंगे, बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप। सबसे पहले हम बाजार क्रियाकलाप के अंतर्गत लिखेंगे, वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं बाजार क्रियाएं हैं। दूसरा, इनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उदाहरण के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा चालक आदि। जबकि गैर बाजार क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लिखेंगे, स्व उपयोग अथवा खुद के उपभोग के लिए उत्पादन करना गैर बाजार क्रिया है। प्राथमिक वस्तुओं का संसाधन करके स्वयं उपभोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा। बेरोजगार कौन है? उत्तर में लिखेंगे, बेरोजगार वो व्यक्ति है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने के लिए सक्षम है परंतु रोजगार से वंचित है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में लिखेंगे, बेरोजगारी वो दशा या अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। बेरोजगारी का प्रभाव हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। इसके बारे में आपको 4-4, 5-5 लाइनें लिखना होंगी। कैसे लिखना है इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको पूरा अध्याय विस्तार पूर्वक बताया था। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी से किस प्रकार श्रेष्ठ है? उत्तर लिखेंगे, अन्य संसाधन अपना स्वयं उपयोग नहीं कर सकते। मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधों का प्रयोग करता है। खनिज और मूल्यवान संसाधन भूमि के नीचे ही दबे रहेंगे यदि मानव इन्हें खोदकर न निकाले। मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन करता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव पूंजी में निवेश अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान देता है। उदाहरण के लिए जापान ने मानव पूंजी में निवेश कर विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य में कुशलता और तकनीकी द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और देश अमीर हो गया, धनी हो गया और विकसित हो गया। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? प्रत्येक के विषय में उदाहरण सहित संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को 3 प्रकार के प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनिज एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत लकड़ी चीरने का काम, कागज बनाने का काम अथवा कपड़ा तैयार करने का कार्य या अन्य तरह के उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा के माध्यम से सरकार ने क्या प्रयास किए।
इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करने और उनसे लाभ उठाने का माध्यम भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% हो गई, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% हो गई है। सरकार द्वारा साक्षरता के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। विद्यालयों में दोपहर का भोजन अर्थात मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई है? क्या आप कोई समाधान सुझा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है। अधिकांशतः शिक्षित लोग तृतीयक सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरियां सीमित हैं, अतः शिक्षित युवक डिग्रियां होते हुए भी बेरोजगार हैं। विदेशों में नौकरी पाने वाले इच्छुक युवकों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो विदेश जा सकें, अतः ये समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही है। इसके उपाय इस प्रकार हैं, स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI खोले जाएं ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दी जा सके, फिर वो चाहें नौकरी प्राप्त करें या अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, भारत में बेरोजगारी के कारण इस प्रकार हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है, शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है, तकनीकी विकास अव्यवस्थित है, ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान। इन सभी को आपको विस्तार से लिखना है। आइए अब हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इस अध्याय के आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका होता है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन होता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव पूंजी भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। यही कारण है कि मानव संसाधन को अन्य संसाधनों से बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1, शिक्षा अच्छी नौकरी व अच्छे वेतन के रूप में फल देती है। दूसरा, शिक्षा आर्थिक व सामाजिक विकास का एक मुख्य तत्व है। तीसरा,
शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। चौथा, शिक्षा विज्ञान की तकनीकी के विकास में सहायक सिद्ध होती है। पांचवा, शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। छठवा, शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है तथा प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। सातवां, शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की निपुणता को बढ़ाता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के कल्याण को मापने का अपरिहार्य आधार है। अगला प्रश्न, किसी कामयाब व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे उसकी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है और उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति संगठन और राष्ट्र के लिए एक दायित्व है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे उसकी कार्यक्षमता से जुड़ा हुआ होता है। अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कुशलता से और अधिक उत्पादकता के साथ काम कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? उत्तर लिखेंगे, विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसका उत्तर भी हम एक टेबल बनाकर देंगे। एक तरफ आर्थिक क्रियाएं, दूसरी ओर गैर आर्थिक क्रियाएं लिखेंगे। आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को बढ़ाती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को घटाती हैं। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह करती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह रोकती हैं। यदि आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। गैर आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हो रही है तो अर्थव्यवस्था पतन को दर्शाती है। आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को घटाने में योगदान नहीं देती। अगला प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को आमतौर पर शिक्षा और राष्ट्रीय आय के योगदानकर्ता बनने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश महिलाओं के पास अल्प शिक्षा और कम कौशल है। ये एक कारण है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। साथ ही बहुत सी महिलाएं अपने घरेलू कारणों की वजह से कार्य करने को तैयार नहीं होती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को उचित सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। ऐसा समझा जाता है कि वो शारीरिक रूप से निर्बल होती हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे?
इसका उत्तर लिखेंगे, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं परंतु उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष तक होती है। जो पारिश्रमिक पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। क्या अंतर है? शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिल रहा होता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उनमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त होते हैं। ये तीनों इसी खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा दिया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा दिए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर इन तीनों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, शिक्षित बेरोजगारी वो स्थिति है जिसमें मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कई युवाओं को उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती। भारत में एक बड़ी आबादी है और हर साल बड़ी संख्या में लोग स्कूलों और कॉलेजों से स्नातक होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिकता के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में भी बेरोजगारी विद्यमान है। शिक्षित बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधनों की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था की संपत्ति होते हैं बेरोजगारी के कारण वो दायित्व बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? उत्तर लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आदि आते हैं। भारत कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, नंबर 1, शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के उपायों का अध्ययन जोड़ना चाहिए। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगला है, श्रमिकों की निपुणता के विकास पर जोर देना चाहिए। अगला है, इन शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को
दूर करने के लिए इन बेरोजगारों को कृषि की आधुनिक विधियों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आप कोई ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार के अवसर नहीं थे लेकिन बाद में बहुतायत में हो गए? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कल्पना करना है। तो कल्पना करके आप एक पेज में अपना उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी। क्यों? इसका उत्तर है मानव पूंजी ही सबसे अच्छी है, क्योंकि इसी पूंजी द्वारा दूसरे संसाधन जैसे भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी उपयोगी बनते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपभोग करवाता है। जापान का विकसित देश होना मानव पूंजी के निवेश से ही संभव हुआ है, इसलिए मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।